नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 7 अक्टूबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज है, आप वो मैसेज सुनिए। सो एज अ एस्पायरेंट आपने भी कभी फॉलो किया ओनली एज एडिटोरियल को, और जो एस्पायरेंट की जर्नी रही, तो आज आपके एस्पायरेंट की जर्नी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है। सो आप ओनली एज के जो एस्पायरेंट्स हैं, जो हम लोग से जुड़े हैं लगातार, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आज जैसे आपने कहा ओनली आईएएस का जो प्लेटफॉर्म है, इसको रेगुलर फॉलो करिए। कम से कम आपके करंट अफेयर्स ना थरो रहेंगे, आपको कहीं इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेंस के लिए पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है एडिटोरियल। प्रीलिम्स बूस्टर एक अलग आता है, वो प्रीलिम्स के लिए, उसको भी सिर्फ सुन लीजिए तो एक आपको अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है। बाकी एस्पिरेंट्स को जनरली मैं ये कहूँगी, कंसिस्टेंसी रखिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के बिना, क्योंकि हमें अपनी गलतियाँ ही पता नहीं चलेंगी, मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करिए और डोंट रन बिहाइंड दीज many offline centers or anything. Online is one of the best medium nowadays, I'm telling you sir, and I realized this in covid period. जब nothing was there तो हम सब ऑनलाइन के भरोसे ही हो गए थे। न्यूज़पेपर्स भी कई बार आने बंद हो गए बीच में, तो डिस्कशंस के ज़रिए ही हमारा करंट अफेयर्स हो रहा था। सो एवरीथिंग आपके पास है, डेटा पैक यदि आपके पास है, आप सब देख सकते हैं। प्रिपेयर करिए और बिलीव इन योर सेल्फ। ज़रूर होता है, बिफोर अ फ्यू डेज़ मैं एस्पिरेंट कम्युनिटी में ही थी, आपने कहा आज जर्नी ख़त्म हुई है। 24 सितंबर की शाम तक मैं एस्पिरेंट थी। तो मैं जानती हूँ कि कहीं ना कहीं एप्रीहेंशंस होते हैं। फेथ रखिए, गोल पे नज़र रखिए, लगे रहिए, एंड आई थिंक यू विल क्रैक इट। तो बहुत ही अच्छा मैसेज जागृति ने दिया, जिनकी इस बार सेकंड रैंक आई। अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। देर हो सकती है लेकिन आप अपने लक्ष्य को जरूर अचीव करोगे। हम सबको, हमारी पूरी कम्युनिटी को जागृति पर गर्व है। बहुत मेहनत की और फाइनली वो अपने मुकाम तक पहुंची और अब आपकी बारी है। हम आज के डिस्कशन की बात करें, आज देखो हम 3 इश्यूज डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम WTO से संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे और यहाँ पे 2 आर्टिकल्स आज रोड एक्सीडेंट्स से संबंधित हैं। सेम इशू है, दोनों को कंबाइन करके हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखो, कल जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस से संबंधित आर्टिकल था ना, वो हमने डिस्कस किया। आज हम कुछ बेसिक जो एस्पेक्ट्स हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से संबंधित, वो भी कवर कर लेते हैं, ताकि जीएस पेपर 2 में जो ये टॉपिक है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से संबंधित, वो आपका कंप्लीट हो जाए पूरी तरह से। सिलेबस का एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी मेन से पहले। अच्छी बात है। ये जो बीच में आर्टिकल है ना, ये देखो वैसे तो PSIR के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ पॉइंट्स इस आर्टिकल से हम एक्सट्रैक्ट करके डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन से संबंधित आर्टिकल है, ये हम संडे एडिटोरियल को कवर करेंगे। संडे को जो एडिटोरियल आता है वो हमारा पूरा फोकस्ड होता है साइंस पर, तो संडे को हम ये सारे साइंस से रिलेटेड जो नोबेल प्राइज हैं वो डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट क्या है जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला है, ये क्वेश्चन है जो आपको अटैम्प्ट करना है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। WTO को इस्टेब्लिश किया गया था 1995 में, और WTO के अगर फंक्शंस की हम बात करें, ये सारे फंक्शंस हैं WTO के। सबसे पहले WTO के थ्रू जो ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं उन्हें एडमिनिस्टर करना, मतलब उनको सुपरवाइज करना, क्या उनकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो रही है। दूसरे नंबर पे WTO एक प्लेटफॉर्म का काम करता है फर्दर ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए, यानी विभिन्न देशों को आपस में ट्रेड नेगोशिएशन करनी है, किसी प्रकार का और एग्रीमेंट साइन करना है, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म काम करता है WTO। इसके बाद अगर विभिन्न देशों के बीच ट्रेड डिस्प्यूट्स आ जाती हैं, टैरिफ ज़्यादा लगा दिया, सब्सिडी ज़्यादा दे दी, इस प्रकार की जो भी ट्रेड डिस्प्यूट्स आ जाती हैं उनको हैंडल किया जाता है WTO के द्वारा। विभिन्न देशों की नेशनल जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं उन्हें मॉनिटर करना, मतलब देखना क्या कोई देश WTO के ट्रेड नॉर्म्स का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं उन्हें टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ताकि वो एक्सपोर्ट को बूस्ट कर सकें, ट्रेड को इंक्रीज़ कर सकें। सबसे लास्ट में दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे UN, वर्ल्ड बैंक, IMF, इनके साथ भी आपस में कोऑपरेट करना। ये सारे फंक्शंस हैं WTO के। देखो, WTO जब बनी थी ना 1995 में, तो उस समय बहुत से एक्सपर्ट्स के द्वारा ये बोला गया था
ये जो बॉडी है WTO, ये यूएस के इंपीरियलिस्ट एजेंडा को प्रमोट करेगी। इंपीरियलिस्ट एजेंडा मतलब देखो उस समय ग्लोबलाइजेशन और फ्री मार्केट इकोनॉमी, ये कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा हावी थे और यूएस की जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, वो दूसरे देशों में अपनी जड़ें जमा रही थी। यूएसए का जो माल था वो दूसरे देशों में जा रहा था। तो कुछ एक्सपर्ट्स ने बोला ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यूएस के इंटरेस्ट को प्रमोट करेगी। अब देखो उस बात को कितने साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट 25 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अब यूएसए ने इस बॉडी में अपना इंटरेस्ट खो दिया है। उस समय यूएसए बार बार ये बोलता था WTO अच्छी बॉडी है, ज्वाइन कर लीजिए। चाइना ने शुरू में ज्वाइन ही नहीं किया था, चाइना ने 2001 में इस बॉडी को ज्वाइन किया था, लेकिन 25 साल बाद अब यूएसए ने इस बॉडी में अपना इंटरेस्ट खो दिया है। उसका रीज़न देखो ये है, यूएसए को ये लगता है ये बॉडी यूएसए के काम नहीं आई है। यूएसए जैसा चाहता था उस हिसाब से इस बॉडी ने काम नहीं किया है। यूएसए के अनुसार चाइना के राइज को नहीं रोक पाई है ये बॉडी, मतलब चाइना इतना ज़्यादा ग्रो हो गया है लेकिन ये बॉडी चाइना के राइज को नहीं रोक पाई। बार बार यूएसए के अगेंस्ट डिस्प्यूट्स आते हैं इस बॉडी में, इसलिए अब यूएसए को ये बॉडी अच्छी नहीं लगती। इसी वजह से ये जो बॉडी है WTO अब देखो ठप पड़ी है। ठप पड़ने का मतलब ये है एफिशिएंटली ये बॉडी काम नहीं कर रही है। जैसे देखो WTO का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, विभिन्न देशों के बीच डिस्प्यूट्स को सोल्व करने के लिए जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के अंतर्गत एक बॉडी है एपिलेट कोर्ट। इस एपिलेट कोर्ट में ना 7 मेंबर्स होते हैं, बट दिसंबर 2019 के बाद से ये जो एपिलेट कोर्ट है ये काम ही नहीं कर पाई है। क्यों? क्योंकि वैकेंसीज हैं, यूएस से वो वैकेंसीज फिल नहीं होने देता। तो फिर इसके अल्टरनेटिव के तौर पर यूरोपियन यूनियन ने प्रपोजल रखा कि एक इंटरिम एपिलेट आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि डिस्प्यूट्स तो सोल्व करने हैं ना विभिन्न देशों के बीच। अगर ये एपिलेट कोर्ट नाम काम नहीं करेगी तो कोई अल्टरनेटिव हमें लाना होगा, ऐसा सजेशन दिया गया यूरोपियन यूनियन ने। बट इसको भी वीटो कर दिया यूएसए ने, यानी वीटो ना तो देखो इस एपिलेट कोर्ट को काम करने देता और ना ही इसके अल्टरनेट के तौर पे कोई और मैकेनिज्म इस्टेब्लिश होने देता। मतलब साफ तौर पर यूएसए ये चाहता है ये जो WTO ऑर्गेनाइजेशन है ना काम ना करे, क्योंकि ये यूएसए के इंटरेस्ट में काम नहीं करती है, ऐसी यूएसए की सोच है। पहले तो देखो ट्रंप जब राष्ट्रपति थे तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ ट्रंप की सोच ये है, बट अब तो देखो बाइडन राष्ट्रपति हैं, लेकिन बाइडन की जो सोच है WTO को लेके वो भी चेंज नहीं हुई है। एपिलेट बॉडी के काम ना करने की वजह से 20 केसेस अब इस बॉडी के सामने पेंडिंग है, लेकिन ये बॉडी काम ही नहीं कर रही है। अब तो देखो होता ये है WTO का पैनल जो डिसीजंस देता है ना उसके अगेंस्ट हारने वाला जो देश है वो अपील फाइल करता ही है एपिलेट बॉडी के पास, क्योंकि उन्हें पता है कि एपिलेट कोर्ट काम कर नहीं रही है, हम अपील फाइल कर लेते हैं और अपील हमारी पेंडिंग रहेगी, और जब तक अपील फाइंडिंग रहेगी तब तक WTO पैनल के डिसीजन को मानना ही नहीं पड़ेगा। समझ गए? इसके अलावा 4 और चैलेंजेस हैं WTO के सामने। सबसे पहला पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फॉर फूड सिक्योरिटी। देखो आपको पता है इंडिया में MSP का मैकेनिज्म है, हम किसानों से उनकी फसलें प्रोक्योर करते हैं एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। सरकार सीजन से पहले ही कई सारी फसलों के लिए MSP अनाउंस कर देती है, और वीट एंड राइस को तो सरकार फुली प्रोक्योर करती है, कोई लिमिटेशन नहीं है। वैसे तो देखो WTO विभिन्न देशों को अलाउ करता है कि आप फसलों को प्रोक्योर कर सकते हो और किसानों से फसलों को प्रोक्योर करके उन्हें स्टॉक करके रख सकते हो, जैसे FCI करता है हमारे देश में, और फूड को आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। इंडिया भी करता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हमारा अलग से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, PDS है। लेकिन देखो WTO एक कंडीशन लगाता है। WTO कहता है आप ये सारे काम कर तो सकते हो, लेकिन जिस दाम पर आप किसानों से उनकी फसलें प्रोक्योर करोगे यानी MSP, वो देखो एक एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में जो MSP है ना वो एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस से ज़्यादा होता है। तो WTO कहता है जिस दाम पर आप किसानों से उनकी फसलें प्रोक्योर करोगे, अगर वो एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस से ज़्यादा होगा तो फिर इसे WTO के नॉर्म्स के अगेंस्ट माना जाएगा, इसे
ट्रेड को डिस्टोर्ट करने वाली एक प्रैक्टिस माना जाएगा। तो इंडिया की शिकायत ये है, भैया इंडिया तो कृषि प्रधान देश है, किसानों को सपोर्ट करने के लिए हमें उन्हें एमएसपी पर फसलें प्रोक्योर करनी पड़ती हैं। बेशक वो एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस से ज़्यादा है, लेकिन हमें उनकी इनकम लेवल का भी तो ध्यान रखना है ना। तो इसका देखो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन ये निकला था, जब कोई देश एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस से ज़्यादा दाम पर किसानों से उनकी फसलें प्रोक्योर करेगा, यानी एमएसपी अगर ज़्यादा है एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस से, तो फिलहाल के लिए विभिन्न देश ऐसे देश के अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं करेंगे डब्ल्यूटीओ के पैनल के सामने। ये टेम्परेरी सॉल्यूशन था, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन इसका कोई ना कोई तो निकालना होगा ना। सेकंड चैलेंज डब्ल्यूटीओ के सामने है, जब देखो कोविड-19 आया तो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने डब्ल्यूटीओ के सामने एक एप्लीकेशन डाली कि भैया कोविड रिलेटेड जो वैक्सीन है ना, या फिर दूसरे इक्विपमेंट्स हैं, उन पर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसी चीज़ें लागू मत कीजिए। क्यों? क्योंकि देखो महामारी का समय है, आवश्यकता है सभी देश सस्ती वैक्सीन्स को एक्सेस कर सकें। अभी फाइजर, मोडर्ना जैसी जो वैक्सीन्स हैं, उनके लिए उन कंपनीज के आईपीआर को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो आवश्यकता ये है कि कोई भी कंपनी इन वैक्सीन्स को प्रोड्यूस कर सके ताकि महामारी को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। बट देखो बावजूद इसके डब्ल्यूटीओ के सामने ये जो एप्लीकेशन है ना इंडिया और साउथ अफ्रीका की, वो पेंडिंग की पेंडिंग है, कोई एक्शन अभी तक इस पर नहीं लिया गया है। तीसरा चैलेंज देखो ये है, चाइना जैसे देश फिशिंग पर यानी मछली पकड़ने पर अपने मछुआरों को बहुत सारी सब्सिडी देते हैं अलग अलग फॉर्म में, जैसे सस्ती बोट उपलब्ध करवा दी और दूसरे जो फिशिंग इक्विपमेंट्स हैं वो सस्ते उपलब्ध करवा दिए। मछलियों को स्टोर करने के लिए जो कोल्ड फैसिलिटीज़ होती हैं वो सस्ती उपलब्ध करवा दी। इस प्रकार की बहुत सारी सब्सिडी चाइना देता है अपने मछुआरों को। इस वजह से चाइना के मछुआरों के द्वारा मेरीन रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जिससे देखो जो मछलियों की सस्टेनेबिलिटी है वो भी ख़त्म हो रही है। मतलब इतनी ज़्यादा मछली अगर आप पकड़ लोगे तो उनके पास रिप्रोड्यूस करने की जो विंडो है वही ख़त्म हो जाएगी ना, यानी फिशरीज़ का जो रिसोर्स है परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा। तो इससे संबंधित फिशिंग के लिए जो सब्सिडीज़ दी जाती हैं ना विभिन्न देशों के द्वारा, खास करके चाइना के द्वारा, इसे रेगुलेट करने के लिए एक डील डब्ल्यूटीओ साइन करने वाला है। इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करने की आवश्यकता है। ये जो डील है ना, एक बैलेंस इस्टाब्लिश करें। बैलेंस किस किस के बीच में? एक तो देखो ओशियन के जो रिसोर्सेज हैं उन्हें कंजर्व करने की आवश्यकता है, दूसरी तरफ मछुआरे जो मछली पकड़ते हैं उनके लाइवलीहुड को भी प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस इस्टाब्लिश हो। चौथा चैलेंज डब्ल्यूटीओ के सामने ये है, चूंकि देखो डब्ल्यूटीओ तो ठप पड़ा है, काफ़ी समय से काम ही नहीं कर रहा है, इनएक्टिव मोड में है। इसी बीच काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं, जैसे ये है CPTPP, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, इसमें 11 देश हैं। RCEP, इसमें 15 देश हैं। इंडिया ने इसे ज्वाइन नहीं किया था, अदरवाइज 16 होते, लेकिन अब 15 देश हैं। इस प्रकार की देखो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं, काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स और पार्टनरशिप साइन हो गई हैं। तो डब्ल्यूटीओ की जो रेलेवेंस है वो धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि जब इस प्रकार की पार्टनरशिप्स एग्रीमेंट साइन होंगे ना तो विभिन्न देशों को डब्ल्यूटीओ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो डब्ल्यूटीओ और ज़्यादा मार्जिनलाइज होता जाएगा। एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है राइटर के द्वारा, इंस्टीट्यूशनल जोम्बी, मतलब जोम्बी जैसे काम करता है वैसे ही ये बॉडी काम करेगी। लास्ट में कंक्लूजन में ये कहा जाता है, ये जो बॉडी है ना ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस कर रही है, मतलब रेलेवेंस जो है पूरी तरह से ख़त्म हो रही है। अगले महीने जेनेवा में डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी, तो ये एक मौका होगा इस बॉडी को रेस्क्यू करने का। खास करके देखो जैसे इंडिया जैसे देश, इंडिया ना तो RCEP में है, ना ही और कोई मेजर ट्रेड पार्टनरशिप में इंडिया शामिल है। तो इंडिया के लिए तो इस बॉडी की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। वैसे भी इंडिया जो है हमेशा रूल बेस्ड ऑर्डर की वकालत करता है, तो ये जो बॉडी है WTO, ये ट्रेड के क्षेत्र में रूल बेस्ड ऑर्डर इस्टाब्लिश कर सकती है। इसलिए इस बॉडी को बचाने में इंडिया को रोल प्ले करना चाहिए। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल रोड एक्सीडेंट्स से संबंधित है। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से
आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में आर्टिकल में हाल ही में घटित हुए कुछ बड़े रोड एक्सीडेंट्स की बात की जाती है। जैसे देखो, मध्य प्रदेश के सिद्धि डिस्ट्रिक्ट के शारदा पाटन विलेज के नज़दीक एक बस, ओवरक्राउडेड बस नहर में गिर गई, जिसकी वजह से 51 पैसेंजर्स की डेथ हो गई। 16 फरवरी को यह घटना घटित हुई थी। इससे 2 दिन पहले एक मिनी वैन जो आंध्र प्रदेश से राजस्थान में जा रही थी, अजमेर शरीफ दरगाह में, लेकिन ये मिनी वैन एक डिवाइडर से टकरा गई और इस एक्सीडेंट की वजह से 14 लोगों की डेथ हो गई। कुछ आंकड़ों की बात की जाती है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा एक स्टडी कंडक्ट की गई। स्टडी के अनुसार 2019 में हमारे देश में 1,51,113 लोग मारे गए और 4,51,361 लोग इंजर्ड हो गए एक्सीडेंट्स में। देखो, वैसे हमारे देश में टोटल जितनी रोड लेंथ है ना, जितनी लेंथ के रोड्स हैं, नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज उनमें से सिर्फ 5% हैं, लेकिन फिर भी 61% जो डेथ्स होती हैं रोड एक्सीडेंट्स की वजह से, वो इन 5% नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज पर होती हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं नेशनल हाईवेज, और यहाँ पर 2019 में 35,606 डेथ्स हुई। रोड एक्सीडेंट्स की वजह से जो डेथ होती हैं, अगर मतलब ऐसे देशों की लिस्ट बनाई जाए जहाँ पर रोड एक्सीडेंट्स की वजह से कितनी डेथ होती है, तो इंडिया का जो स्थान है वो सबसे ऊपर आएगा। हर एक दिन इंडिया में 415 लोगों की डेथ हो जाती है रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। तमिलनाडु ने देखो वैसे अच्छा काम किया है। रोड एक्सीडेंट्स की वजह से होने वाली डेथ्स को कम करने के लिए रोड एक्सीडेंट्स से होने वाली डेथ्स जो हैं तमिलनाडु में 54% कम हो गई हैं और रोड एक्सीडेंट्स 38% कम हो गए हैं तमिलनाडु में। बाकी राज्यों को भी तमिलनाडु का मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एक बिल लेके आई और वो बाद में एक्ट भी बन गया, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019। मकसद ये था कि 2020 आते आते रोड एक्सीडेंट्स की वजह से जो डेथ होती हैं उन्हें 50% तक कम करना। ये सभी देशों ने एग्री किया था। एक रोड एक्सीडेंट से होने वाली डेथ को कम करने से संबंधित डिक्लेरेशन है ब्राजीलिया डिक्लेरेशन, ये यूएन की है। तो यूएन की ब्राजीलिया डिक्लेरेशन में जो देश सिग्नेटरी हैं उन्होंने ये वादा किया था 2020 तक हम रोड एक्सीडेंट से होने वाली डेथ को 50% तक कम कर देंगे। इंडिया ने भी वादा किया था क्योंकि इंडिया सिग्नेटरी है इस डिक्लेरेशन का। लेकिन कोविड आ गया। कोविड के चलते देखो, चूंकि लॉकडाउन लग गया था तो कुछ डेथ्स तो कम हुई, लेकिन इस डिक्लेरेशन में इंडिया ने जो कमिटमेंट की थी उसे पूरा अभी भी इंडिया नहीं कर पाया है। तो गडकरी जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उन्होंने इस डेडलाइन को 2025 तक आगे कर दिया है, यानी 2025 तक इंडिया रोड एक्सीडेंट से होने वाली डेथ्स को 50% अब कम करेगा। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट में देखो काफ़ी सारे प्रोविजंस किए गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें था ट्रैफिक वायलेशन अगर होता है तो इसके लिए फाइन को काफ़ी इंक्रीज कर दिया गया था। इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई थी, आपको याद होगा। कई सारे स्टेट्स ने इसे नलीफाई कर दिया था, यानी पहले जितना फाइन ही वो आज के समय में वसूल रहे हैं। क्योंकि बात ये थी, बहुत सारे जो ड्राइवर्स हैं वो देखो उनकी मतलब उनका इनकम काफ़ी ज़्यादा कम होता है। जब छोटे छोटे ट्रैफिक वायलेशन के लिए उनसे 5-5 हज़ार रुपये वसूले जाएंगे, जबकि उनकी सैलरी बहुत बार 7-8 हज़ार होती हैं, तो वो कैसे अपने घर का खर्चा चला पाएंगे। तो ये जो एस्पेक्ट है वो शायद इग्नोर हो गया था। इसी वजह से कई सारे स्टेट्स ने जो फाइन इंक्रीज किया गया था ट्रैफिक वायलेशन के लिए उसे नलीफाई कर दिया, यानी पहले जितना फाइन ही वसूला जा रहा है। इसके अलावा देखो 6 अप्रैल 2018 को यूनियन गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी जिसमें एक्सप्रेसवेज पर और हाईवेज पर स्पीड लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया था। एक्सप्रेसवेज पर स्पीड लिमिट को इंक्रीज करके 120 किलोमीटर पर आवर कर दिया गया था और हाईवेज पर 100 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को स्ट्राइक डाउन कर दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को स्ट्राइक डाउन करते हुए कहा, देखो 66.7% जो एक्सीडेंट्स होते हैं 2017 में जो हुए वो ओवर स्पीडिंग की वजह से हुए। 2018 में 55.73% जो एक्सीडेंट्स हैं वो ओवर स्पीडिंग की वजह से हुए और 2019 में 64.4% जो एक्सीडेंट्स हैं वो ओवर स्पीडिंग की वजह से हुए। इसलिए आपने जो ये नोटिफिकेशन जारी किया है स्पीड लिमिट को इंक्रीज करने का, इसे हम नहीं मानते, इसे हम स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आर्टिकल में ये बोला जाता है
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का एक सेल है, एक्सीडेंट रिसर्च सेल, जो पता लगाता है एक्सीडेंट के काजेज को। इन्होंने एक डेटाबेस तैयार किया और कुछ रिकमेंडेशंस दी ताकि आने वाले समय में एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट किया जा सके। तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के इन रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। जैसे देखो, इस ट्रैफिक पुलिस ने गोपीनाथ मुंडे, जो यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे 2014 में, उनकी एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई थी। तो रिसर्च सेल ने अपनी रिसर्च में पाया कि गोपीनाथ मुंडे का जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें ड्राइवर जो था वो झाड़ियों की वजह से उसकी ड्राइवर की विजिबिलिटी कम हो गई थी। इस वजह से दूसरी डायरेक्शन में जो व्हीकल आ रहा था उसे वो नहीं देख पाए। लेकिन उस स्पॉट पर, उस स्थान पर जब झाड़ियों को काट दिया गया तो फिर ड्राइवर की विजिबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो उस स्थान पर एक्सीडेंट्स नहीं हुए, बहुत कम हुए। ऐसे ऐसे देखो बहुत सी लोकेशंस हैं जहां पर केस स्पेसिफिक एक्शन लेने की आवश्यकता है। मतलब इस स्पॉट पर एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, उसी बेसिस पर सॉल्यूशन लाने की आवश्यकता है। तो ये तो रिसर्च से ही पता लगेगा ना। तो एक तरफ जो ट्रैफिक सेफ्टी लॉज हैं उनका स्ट्रिक्टली इन्फोर्समेंट होना चाहिए, दूसरी तरफ देखो सिटीजन्स को भी अवेयर करने की आवश्यकता है कि एक्सीडेंट जब होता है तो विक्टिम पर क्या असर पड़ता है, विक्टिम के परिवार पर क्या असर पड़ता है, पूरा जो परिवार है काफ़ी बार तबाह हो जाता है। तो जितने ज़्यादा सिटीजन्स अवेयर होंगे उतने ज़्यादा वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे, उतने ज़्यादा जो एक्सीडेंट्स हैं वो कम होंगे। इसके अलावा देखो कुछ और सजेशंस, जैसे सिविक अथॉरिटीज़ और पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ब्लैक स्पॉट्स जहां पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं उन स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है। इसके अलावा हाईवेज पर, एक्सप्रेसवेज पर ज़्यादा पुलिस पर्सनल को डिप्लॉय करने की आवश्यकता है, खास करके जब पीक आवर्स हो, जब ट्रैफिक ज़्यादा हो उस समय। ये कुछ सजेशंस को फॉलो करें तो एक्सीडेंट्स कम किए जा सकते हैं। और देखो हाईवे पेट्रोल्स की संख्या भी इंक्रीज करने की आवश्यकता है। हर 10 किलोमीटर पर फर्स्ट एड और एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि एक्सीडेंट अगर हो भी जाता है तो जल्दी से बहुमूल्य जाने जो हैं उन्हें बचाया जा सके। इसके बाद देखो एक और आर्टिकल है एक्सीडेंट से संबंधित। इसमें 2 पॉइंट्स निकल के आते हैं। एक तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। एक्सीडेंट अगर हो भी जाता है तो उस समय आपने देखा होगा कुछ अच्छे स्मारिटन्स होते हैं, कुछ अच्छे लोग जो एक्सीडेंट के बाद घायलों को जल्दी से हॉस्पिटल में ले जाते हैं जिससे उनकी जान बच जाती है। बट देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में एक डर होता है, कहीं हमने एक्सीडेंट में घायलों की मदद की तो हो सकता है पुलिस हमें इन्वॉल्व करेगी एक्सीडेंट में, केस चलेगा तो हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा। इस वजह से वो हेल्प करते नहीं हैं, उन्हें डर लगता है। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ये साफ कर दिया था कि जो लोग घायलों की मदद करेंगे उनके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, उन्हें कोई मजबूरी नहीं है कहीं पर जाने की, इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने की या फिर कोर्ट में जाने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन बावजूद अभी भी कुछ लोगों का डर दूर नहीं हो रहा है। तो अभी सरकार ने यह कहा है हम कुछ अच्छे जो स्मारिटन्स होंगे उनकी मदद करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दिया जाएगा यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, और स्टेट गवर्नमेंट हर एक एक्सीडेंट में अगर किसी ने मदद की है घायल की जान बचाने में तो उसको 5,000 रुपये का इनाम देगी। और इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट है वो भी देखो एक साल में टॉप 10 जो सबसे अच्छे स्मारिटन्स होंगे ना उनकी हेल्प करेगी। हेल्प नहीं मतलब रिवॉर्ड देगी टॉप 10 स्मारिटन्स को। लेकिन देखो यहाँ पर एक एस्पेक्ट जरूर है, जो लोग एक्सीडेंट में घायलों की मदद करते हैं ना वो किसी इनाम के चक्कर में नहीं करते, उनका जो दिल होता है वो सोने का होता है, इसलिए वो मदद करते हैं। खैर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने इनिशिएटिव लिया है, अच्छी बात है। एक और चीज़, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ये बोला गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक बॉडी इस्टेब्लिश करेगी, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड। अभी तक तो ये बॉडी बनी नहीं थी, अभी हाल ही में 3 सितंबर को यानी 1 महीने पहले फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बॉडी इस्टेब्लिश कर दी है। इस बॉडी का काम होगा स्टैंडर्ड्स तय करना, जैसे कि देखो सेफ्टी एंड ट्रामा मैनेजमेंट से संबंधित, ट्रैफिक पुलिस की कैपेसिटी कैसे बिल्ड की जाए इससे संबंधित, और जो क्रैश होता है, एक्सीडेंट होता है, उसकी साइंटिफिक जांच होनी चाहिए कि किस वजह से एक्सीडेंट हुआ, ताकि फर्दर एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट किया जा सके। तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से संबंधित भी स्टैंडर्ड्स जारी किए जाएंगे इस बॉडी के द्वारा। 2 साल हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बॉडी बनाई नहीं थी, फाइनली अब जाके बनाई है। तीसरे नंबर पे देखो स्टेट गवर्नमेंट्स की जो ब्यूरोक्रेसी होती है ना
वो आरटीओ वाले जो होते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस, वहाँ पे बहुत करप्शन होता है। वहाँ पे करप्शन को ख़त्म करने की आवश्यकता है। जब ये बेसिक स्टेप्स लिए जाएंगे ना, तभी जाके रोड एक्सीडेंट्स से होने वाली जो डेथ्स हैं उन्हें कम किया जा सकता है। रोड एक्सीडेंट तो देखो यूएसए में भी बहुत होते हैं, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, रोड एक्सीडेंट्स होने के बावजूद इतनी ज़्यादा डेथ्स नहीं होती जितनी डेथ्स इंडिया में होती हैं रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल देखो, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस से संबंधित है। पहले आप ये बताइए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का क्या मतलब है, या फिर आप सिंपली ये बताइए माइक्रो फाइनेंस या फिर माइक्रो क्रेडिट का क्या मतलब है। माइक्रो फाइनेंस को देखो माइक्रो क्रेडिट के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रो फाइनेंस या फिर माइक्रो क्रेडिट ये देखो एक प्रकार से बैंकिंग सर्विस है। इस बैंकिंग सर्विस में क्या होता है, छोटा सा क्रेडिट यानी छोटा सा लोन दिया जाता है। किसको? लो इनकम इंडिविजुअल्स को, यानी गरीब लोगों को, या फिर अनएम्प्लॉयड लोगों को, या फिर उन लोगों को जो अपना छोटा मोटा कोई व्यापार सेटअप करना चाहते हैं। तो उन इंडिविजुअल्स को या फिर उन ग्रुप्स को छोटा सा लोन प्रोवाइड किया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है। और खास बात ये भी है, ये माइक्रो क्रेडिट या फिर माइक्रो फाइनेंस देखो उन इंडिविजुअल्स को या फिर ग्रुप्स को दिया जाता है जिनको अदरवाइज लोन मिलना मुश्किल होता है बैंक से या फिर किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। समझ गए? तो अगर हम समराइज करें, ध्यान से सुनिएगा, माइक्रो फाइनेंस को माइक्रो क्रेडिट के नाम से भी जाना जाता है। और माइक्रो फाइनेंस एक प्रकार की बैंकिंग सर्विस है जिसमें स्मॉल क्रेडिट दिया जाता है, यानी छोटा लोन दिया जाता है अनएम्प्लॉयड लोगों को या फिर लो इनकम इंडिविजुअल्स को या फिर ग्रुप्स को, जिनके लिए यूजुअली बैंक से लोन लेना मुश्किल होता है, उनको बैंक से लोन नहीं प्राप्त हो पाता है। तो ऐसी बैंकिंग सर्विस को कहा जाता है माइक्रो फाइनेंस। और वो इंस्टीट्यूशंस जो माइक्रो फाइनेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के नाम से जाना जाता है। आप ये देखिए, ये लिस्ट है पूरी हमारे देश में टॉप 50 माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की। आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस एक दो नाम अगर आप लिखना चाहो तो, जैसे जनोदया ट्रस्ट 49 वाला नंबर वाला देखिए, और सबसे लास्ट में 50 नंबर वाला कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर। ये सारे क्या हैं? ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं। आप थोड़ी सिंपल डेफिनेशन भी देख लीजिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि काम करते हैं ज़रूरतमंदों की कंडीशन को समाज में इंप्रूव करने के लिए, और जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस हैं, मतलब दबे कुचले समाज के जो लोग हैं, उनकी वेलफेयर के लिए, उनका समाज में उत्थान हो, इसलिए ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। और कैसे उत्थान इंश्योर करते हैं दबे कुचले समाज के लोगों का? उनको शॉर्ट टर्म लोन देके, यहां पे देखो शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है नीडी लोगों को और अनप्रिविलेज्ड सेक्शंस के लोगों को, ताकि वो अपना वेंचर खुद से स्टार्ट कर सकें। तो जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो थोड़ा बहुत रिस्क लेते हैं, मिनिमम रिस्क लेते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। फंड दिया जाता है बोरोवर्स को ताकि वो अपने आप को ट्रेन कर सकें, अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो बिजनेस भी इस्टेब्लिश कर सकें। तो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बेसिक कंसेप्ट को हमने समझा। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस देखो काफ़ी सारी फॉर्म और काफ़ी सारी शेप्स में ऑपरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ग्रामीण बैंक मॉडल और रूरल कोऑपरेटिवनेस। देखो जिस प्रकार से जो हमारे दूसरे बैंक्स हैं, फॉर एग्जांपल कॉमर्शियल बैंक्स, HDFC, ICICI, SBI, PNB, जिस हिसाब से वो बैंक ऑपरेट्स करते हैं उस हिसाब से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ऑपरेट नहीं करते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कैसे ऑपरेट करते हैं मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए कोई ABC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, 6-7 लोग गए, 6-7 लोगों का एक ग्रुप गया लोन मांगने के लिए ABC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के पास, और 6-7 लोगों के ग्रुप ने बोला कि देखो हमारे पास स्किल है और हम एक डेयरी फार्म इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, यानी एक डेयरी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं भैंस की, और दूध का हम व्यवसाय करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं, स्किल हैं। तो देखो ABC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के द्वारा एक ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा। ऑफिसर का नाम मान लेते हैं X। वो ऑफिसर हर लिहाज से इस 6-7 लोगों के ग्रुप की एप्लीकेशन को कंसिडर करेगा, बातचीत करेगा, इनसे जानने की कोशिश करेगा वास्तव में इनके पास स्किल है भी या फिर नहीं है, इनका फ्यूचर में प्लान क्या है। तो उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा
एबीसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के द्वारा कितना लोन दिया जा सकता है इस 6-7 पर्सन्स के ग्रुप को, या फिर नहीं दिया जा सकता है, और दिया जा सकता है तो किन टर्म्स पे दिया जा सकता है, कितने इंटरेस्ट रेट पे दिया जा सकता है, ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं। और कौन डिसाइड करता है? एबीसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के द्वारा एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, और वो ऑफिसर बात करता है ग्रुप से या फिर इंडिविजुअल से जो भी लोन लेने आया है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास। तो इस प्रकार से काम करता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। सब कुछ देखा जाता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के द्वारा कि रिस्क कितना है, लोन कब वापस आ सकता है या फिर नहीं आ सकता। तो उसी आधार पर लोन का अमाउंट तय किया जाता है और कंडीशंस तय की जाती हैं, इंटरेस्ट रेट तय की जाती हैं। अगर हम देखो एवोल्यूशन डिस्कस करें माइक्रो फाइनेंस का इंडिया में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार टाइमलाइन पे आप नज़र डाल लीजिए। 1974 में सेवा इस्टेब्लिश हुआ था, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। उसके बाद 26 सितंबर 1975 को रूरल बैंक ऑर्डिनेंस पास हुआ था। 2 अक्टूबर 1975 को प्रथम बैंक एग्जिस्टेंस में आया। 1976 में जो रूरल बैंक ऑर्डिनेंस पास हुआ था उसको रिप्लेस करने के लिए रीजनल रूरल बैंक एक्ट आया, और 1982 में नाबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया शिवारमन कमेटी की रिकमेंडेशंस के आधार पर पार्लियामेंट के एक एक्ट की सहायता से। इसके बाद 1990 में यानी 1990 में सिडबी को इस्टेब्लिश किया गया स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1989 की सहायता से। 1992 में नाबार्ड ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद 1999 में सिडबी के द्वारा एक नेटवर्क क्रिएट किया गया माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का हमारे देश में 2006 में। उसके बाद नाबार्ड ने लॉन्च किया माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। और देखो 5 तरह की एंटिटीज होती हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को। 5 एंटिटीज में से किसी एक एंटिटी के तौर पे अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है। या तो कोई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एज ए एनजीओ ऑपरेट कर सकता है, मतलब जैसे सोसाइटीज़ होती हैं, ट्रस्ट होते हैं, ये क्या होते हैं? ये एक प्रकार से एनजीओ होते हैं जो माइक्रो फाइनेंस के काम में लगे होते हैं। यहाँ पे देखो एनजीओ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इसमें सोसाइटीज़ और ट्रस्ट भी आ जाते हैं। या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एज ए कोऑपरेटिव काम कर सकता है, या फिर कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग अपने आप को रजिस्टर करवाया जा सकता है। और उसके बाद या फिर फॉर प्रॉफिट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के तौर पे अपने आप को रजिस्टर करवाया जा सकता है। और सबसे लास्ट में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो ये 5 तरह की एंटिटीज होती हैं। 5 तरह की एंटिटीज में किसी एक एंटिटी के तौर पे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को रजिस्टर करवाना होता है। और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ने देखो बहुत अहम रोल निभाया है काफ़ी सारे सेक्टर्स में लोगों को एम्पावर करने के लिए। फॉर एग्जांपल फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन और क्रिएशन ऑफ वंस ओन एग्जिस्टेंस। जब देखो किसी की सहायता की जाती है अपना छोटा बिजनेस सेटअप करने में, तो उस पर्सन की खुद की एग्जिस्टेंस आ जाती है समाज में, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। लोन मिलता है तो जो गरीब लोग होते हैं, लो इनकम इंडिविजुअल्स होते हैं, वो अपना बिजनेस कर पाते हैं, वो स्किल ले पाते हैं, तो उनको समाज में सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है, डिग्निटी मिलती है। वुमेन को बहुत ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि देखो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का ज़्यादा फोकस जो होता है वुमेन पे होता है। जैसे सेवा की हमने बात की, सेवा को 1972 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है। सेवा का नाम है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, गुजरात बेस्ड ये एसोसिएशन है। थोड़ा और डिटेल से अगर बात करें, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन देखो वुमेन की एम्पावरमेंट में एक बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। जो अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन होती हैं, खास करके गरीब महिलाएं जो ग्रामीण इलाकों में रहती हैं, उनको लोन नहीं मिल पाता, तो इस वजह से वो अपना काम नहीं कर पाती। लेकिन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ऐसी अनएजुकेटेड महिलाओं की, गरीब महिलाओं की और अनएम्प्लॉयड महिलाओं की हेल्प करते हैं, उनको माइक्रो फाइनेंस देके, माइक्रो क्रेडिट उपलब्ध करवा के, ताकि वो अपना बिजनेस सेटअप कर सकें। तो इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जा रहा है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का वुमेन एम्पावरमेंट में। बात करें रूरल डेवलपमेंट की, रूरल इलाकों में देखो लोगों को लोन की आवश्यकता होती है, लेकिन बैंक्स लोन देते नहीं हैं, उन्हें मजबूरी में मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता है। और जो लोकल मनी लेंडर्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट
पे लोन दे देते हैं और उनसे ये कमिटमेंट भी लेते हैं कि आप अपनी फसल को हमें ही बेचिएगा। तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें डिस्ट्रेस सेल भी करनी पड़ती है। तो इसीलिए रूरल डेवलपमेंट में भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। वो सस्ती ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध करवाते हैं और इससे उनका एम्पावरमेंट होता है और काफ़ी बार मॉर्टगेज भी नहीं रखनी पड़ती कुछ भी। मतलब देखो, बैंक से कोई लोन लेने जाएगा या फिर लोकल मनी लेंडर से कोई लोन लेने जाएगा तो बहुत बार कोई चीज़ गिरवी रखवाई जाती है कि आप ये चीज़ गिरवी रखो। फॉर एग्जांपल घर, अगर आप लोन वापस नहीं चुकाओगे तो आपका घर छीन लिया जाएगा। लेकिन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बिना मॉर्टगेज के, बिना कोई चीज़ गिरवी रखवाए लोन दे देते हैं। और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है वो पहचानता है कि कौन से गरीब लोगों को लोन चाहिए और एक सूटेबल मैकेनिज्म भी तैयार करता है कि इस मैकेनिज्म की सहायता से गरीब लोगों को लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। देखो, वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार अभी तक ऑलमोस्ट 500 मिलियन लोगों को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फ़ायदा पहुंचा है माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड ऑपरेशन से। और देखो, बात सीधी सीधी उन लोगों की नहीं है जिनको लोन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ग्रामीण इलाकों में अगर किसी पर्सन को लोन मिलता है तो वो अपना कोई छोटी मोटी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करेगा, छोटा मोटा बिजनेस इस्टेब्लिश करेगा। उस बिजनेस में दूसरे गांव के लोग भी काम करेंगे ना, तो रोजगार भी उपलब्ध होता है। मतलब एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की सहायता से और इससे समाज में और ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है। अब नेक्स्ट देखो, हम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस से जुड़े कुछ इश्यूज की बात करते हैं। सबसे पहला इशू है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा काफ़ी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उन लोगों पे जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं। और देखो, ये गरीब लोग ही होते हैं। तो इस वजह से काफ़ी बार ये भी खबरें आती रहती हैं कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से ज़्यादती करते हैं अपने लोन को वापस लेने के लिए और बहुत सारे लोग, गरीब लोग, सुसाइड भी कर लेते हैं जिन्होंने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लोन लिया होता है। तो ये काफ़ी गंभीर इशू है। कुछ ही समय पहले आरबीआई ने अपर लिमिट भी हटा ली थी। पहले क्या था, आरबीआई ने एक अपर लिमिट लगा के रखी थी कि 26% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं चार्ज की जा सकती माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, लेकिन अब ये लिमिट हटा ली गई है। तो अब तो सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो गई है। ये देखो, यहाँ पे सुसाइड की खबरें आती रहती हैं आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में, इस वजह से क्योंकि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। उसके बाद ओवर डिपेंडेंस ऑन बैंकिंग सेक्टर। देखो, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को भी कोई ना कोई जरिया चाहिए जहाँ से उसको पैसा मिल सके। एक तो देखो, उनका जरिया यही है कि इंटरेस्ट रेट से जो पैसा प्राप्त होता है, जो उनके द्वारा लोन दिया जाता है, और इंटरेस्ट रेट से जो पैसा प्राप्त होता है, ये एक इनकम सोर्स है। लेकिन ये मॉडल शुरुआत में काम नहीं कर पाता। इस मॉडल के सफल होने के लिए समय चाहिए, तो उनको पैसा चाहिए होता है। मेन जो उनको पैसा प्राप्त होता है बैंक से प्राप्त होता है। फॉर एग्जांपल एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, इनसे प्राप्त होता है। लेकिन जो ओवर डिपेंडेंस हो जाती है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, ये ओवर डिपेंडेंस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को इनकॉम्पिटेंट बना देती है। क्योंकि एक तो जो बैंक्स हैं, खास करके प्राइवेट बैंक, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं और लोन की जो कंडीशंस होती हैं वो भी हार्ड होती हैं। बहुत थोड़े समय के लिए लोन दिया जाता है। अब देखो, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को खुद को इतनी मुश्किल से लोन मिला है तो वो आगे कस्टमर्स को उतना ही मुश्किल भरा लोन देंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे और छोटे टर्म के लिए। तो इसलिए लोन जो है वो ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो पाता इस सिचुएशन में जो दिया जाता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। नेक्स्ट इशू है लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। देखो, इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी काफ़ी ज़्यादा कम है। 76% जो हमारे देश की पॉपुलेशन है वो बेसिक फाइनेंशियल कंसेप्ट्स को नहीं समझती है। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो संघर्ष करते रहते हैं लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कि देखो, आप इस प्रकार से बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हो और हमसे लोन प्राप्त कर सकते हो। तो लोगों में अवेयरनेस का कम होना भी एक इशू है जो फेस किया जाता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। नेक्स्ट है रेगुलेटरी इश्यूज। देखो, आरबीआई रेगुलेटर है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का, लेकिन जिस प्रकार से जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वो काम करते हैं वो बैंक से अलग इनकी कार्यप्रणाली है। तो काफ़ी बार क्या होता है, आरबीआई जो गाइडलाइंस बैंक के लिए जारी करता है
उसी तर्ज पर गाइडलाइंस जारी कर देता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए, और इस वजह से जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी डेवलपमेंट, उनकी परफॉर्मेंस प्रभावित होती है। लास्ट में है एप्रोप्रिएट मॉडल। देखो, ज़्यादातर जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप का मॉडल फॉलो करती हैं, लेकिन होता क्या है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा मॉडल का जो चुनाव किया जाता है वो साइंटिफिक बेसिस पे नहीं किया जाता है, इसलिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की जो सस्टेनेबिलिटी है वो प्रभावित होती है लॉन्ग टर्म में। लंबे समय के लिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस काम नहीं कर पाते, और इस वजह से जो पुअर सेक्शन है उनको और ज़्यादा रिस्क का सामना करना पड़ता है उधारी लेने में। तो ये भी एक इशू है। 5 इश्यूज हमने डिस्कस किए जो फेस किए जाते हैं जनरली माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। अब हम कुछ सजेशंस की बात करते हैं। सबसे पहला सजेशन देखो ये दिया जाता है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस किस प्रकार से ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं ये मॉनिटर करने के लिए कोई ना कोई सुपरविजन होना चाहिए, देखा जा सके कि किस एफिशिएंसी के साथ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ब्रांचेस को ओपन करें अनबैंक्ड विलेजेस में, मतलब उन गाँव में जहाँ पे कोई बैंक नहीं है, ताकि रूरल पेनिट्रेशन इंश्योर हो। तो ये इंश्योर करने के लिए सरकार क्या करे, उन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को इंसेंटिव दे। देखो, जितना ज़्यादा इंसेंटिव दिया जाएगा उतना ही जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी ब्रांच को ज़्यादा ओपन करेंगे उन गांव में जहां पे कोई बैंक काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट सजेशन ये दिया जाता है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस अपने कस्टमर्स को चॉइस दें, उन्हें बताएं कि देखो हमारी ये प्राइसिंग है, प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि लोन ले लें जो लो इनकम सिटीजन्स हैं, बाद में उन्हें पता लगे ये भी कंडीशन थी, ये भी कंडीशन थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग होनी चाहिए और चॉइस प्रोवाइड करें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस सिटीजन्स को। और टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, ताकि एफिशिएंसी लाई जा सके लोन डिस्ट्रीब्यूशन करने की जो प्रोसेस है। नेक्स्ट सजेशन ये दिया जाता है, देखो जैसा हमने डिस्कस किया कि बैंक्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस पैसे के लिए, इस वजह से उनके पास कम विकल्प बचते हैं। बैंक उनको काफ़ी महंगा लोन देते हैं और काफ़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस पे देते हैं, तो इस वजह से वो भी आगे कस्टमर्स को उतनी ही स्ट्रिक्ट टर्म्स पर लोन देते हैं। तो उनको अल्टरनेटिव सोर्स तलाशने चाहिए फंड्स अवेल करने के लिए। अल्टरनेट सोर्स क्या हो सकते हैं, जैसे देखो सिक्योरिटाइजेशन ऑफ लोन। सिक्योरिटाइजेशन ऑफ लोन में क्या होता है, मान लीजिए किसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ABC ने 10 लोगों को लोन दिया 1-1 लाख का, तो इस 10 लोगों को जो लोन दिया गया है इसको एक फंड बना दिया गया और फंड बना के बेच दिया गया। इस फंड का 50% बेच दिया गया किसी पर्सन को, 50% किसी पर्सन को, मतलब टुकड़ों में बेच दिया गया अलग अलग पर्सन्स को। तो ये एक तरीका हो सकता है फंड्स अवेल करने का। और लास्ट में तो देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट दिया जाता है जो हमने अभी डिस्कस किया। ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा अपने आप को मजबूत करने के लिए, और लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, क्योंकि जागरूकता अभी भी लोगों में काफ़ी कम है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बारे में, और फाइनेंशियल लिटरेसी काफ़ी कम है। और देखो लोन वापस लेने की लिए जो एक्टिविटीज़ चलाई जाती हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा वो भी ट्रांसपेरेंट रहनी चाहिए। जैसा हमने डिस्कस किया था कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में काफ़ी सारे लोगों के सुसाइड करने की खबरें आई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटीज़ की वजह से। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोन वापस लेने की प्रक्रिया है वो आसान होनी चाहिए और किसी भी प्रकार से हरासमेंट ना हो लो इनकम इंडिविजुअल्स का जिन्होंने लोन को अवेल किया है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से। और लास्ट में अलग से देखो एक रेगुलेटरी बॉडी इस्टेब्लिश की जा सकती है। अभी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करने के लिए अलग से रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, तो एक अलग से रेगुलेटरी बॉडी इस्टेब्लिश की जा सकती है। तो ये हमने डिस्कस किया टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था, रोल ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन डेवलपमेंट। तो आज की इस डिस्कशन में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।